हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष पारिक, मेरे साथ है डॉक्टर अमित उपाध्याय सर। तो जूलॉजी की जो गुरुनीति की सीरीज है, इसके अंदर हम लोग नर्वस और एंडोक्राइन खत्म कर चुके थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट आज हम ये डिस्कस करेंगे एपिसोड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें सर हम लोग स्ट्रक्चर बेसिस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर सर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हें हम इस तरीके से थोड़ा इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सर। तो शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। 47 नंबर का एपिसोड है बच्चों आपका। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें से देखना है। तो इंपॉर्टेंट चीज तो सबसे पहले आप इसको अंडरलाइन कर लें, बिकॉज हम भूल जाते हैं एंड में कि करेक्ट सेलेक्ट करना है या इनकरेक्ट। ये प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी कॉमन चीज। बिल्कुल, तो सिली मिस्टेक में अपन इंक्लूड कर लेते हैं चीजों को। तो पहला ऑप्शन देखिए आप क्या दे रहा है, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके स्टेटमेंट जो है, वो कह रहा है कि स्क्रोटम जो होता है जहां पर टेस्टिस लोकेटेड रहते हैं, उसका जो टेम्परेचर है एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारा एब्डोमन है, जो एब्डोमिनल कैविटी में सबसे पहले टेस्टिस बनते हैं और 7 मंथ की एज में जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, जब प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है, 7 मंथ में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाता है, उस समय ये आपके जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में आ जाते हैं, इंग्विनल कैनाल के थ्रू। बिल्कुल। और ऐसा क्यों होता है कि ये कंडीशन, क्योंकि एब्डोमिनल के अंदर आपको पता है मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है, इंटेस्टाइन वगैरह, तो टेम्परेचर हाई रहता है। बिल्कुल। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपके फेवरेबल कंडीशन नहीं है। बिल्कुल। उस वजह से नेचर ने इसको कहां शिफ्ट कर दिया, स्क्रोटम सैक के अंदर, और वहां पर टेम्परेचर कम होगा जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए फेवरेबल होगा, इसलिए ये नेचर ने ऐसा किया है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है ना सर। और हमें तो इनकरेक्ट पूछा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बिल्कुल। Each testis has about 250 testicular lobule। बिल्कुल जी सर। जैसे अगर अपन टेस्टिस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो टेस्टिस के अंदर आप देखिए 2 पार्ट होते हैं, आगे वाला वेंट्रल होता है, पीछे वाला डोर्सल होता है। क्लियर सर? बिल्कुल। अब ये जो इसकी जो कवरिंग होती है, टोटल 3 कवरिंग होती है। एक सबसे बाहर वाली जिसको अपन कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। बिल्कुल। और उसके अंदर जाते हैं तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे अंदर आती है ट्यूनिका वास्कुलोसा जी। जो ट्यूनिका वेजिनैलिस एल्बुजिनिया है, वो बेसिकली इस टेस्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, वेंट्रल और डोर्सल में। फिर क्या करती है, इस वेंट्रल पार्ट के अंदर को फिर फर्दर इसको डिवाइड कर देती है 250 बिल्कुल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। और अपन को पता है इनके अंदर 1 2 3 सेमिनिफरस है, किसी में 1 हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है। ये सेमिनिफरस टिब्यूल्स होती है जी सर। तो बिल्कुल और ये सही स्टेटमेंट है ये। और एनसीईआरटी की लाइन भी, अगर बच्चे एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं तो ये भी हो जाएगा। ये सही है सर, टी लिख देते हैं। बिल्कुल। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज इंसेमिनेशन। जी, ये थोड़ा सा उल्टा दिया है स्टेटमेंट इसने। इधर एक मिनट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज इंसेमिनेशन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। फीमेल के अंदर मेल जो है फीमेल के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। इनका मतलब इनसाइड, सेमिनेशन का मतलब स्पर्म को रिलीज करना। बिल्कुल। और अगर इसमें आर्टिफिशियल तरीके से किया जाए तो ये एआई वर्ड बन जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब फोर्थ ऑप्शन, तो ये भी सब सही है हमारा जी, बिल्कुल सही। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू रेटिटेस्टिस थ्रू वासा एफ्रेंशिया। ये गलत हो गया। देखो इसमें क्या है, जैसे अपन अभी बनाई थी सर टेस्टिस, ये आ गया अपने टेस्टिकुलर लोब्यूल जी, और यहाँ से अंदर अपन ने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ आकर एक नेटवर्क बना लेती है। इस नेटवर्क को अपन बोलते हैं रेटिटेस्टिस। और इस रेटिटेस्टिस से जो इस अपने ट्यूब निकलती है, जिसको अपन कहते हैं वासा एफ्रेंशिया, जो आकर खुलती है एपिडिडाइमिस के अंदर। ये एपिडिडाइमिस हो गया, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि रेटिटेस्टिस थ्रू द वासा एफ्रेंशिया, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि रेटिटेस्टिस ओपन होता है एपिडिडाइमिस। गलत है, वासा एफ्रेंशिया का इससे कोई लिंक है ही नहीं। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ले जाने का काम वासा एफ्रेंशिया कर सकता है, पर ये बोल रहा है कि सेमिनिफेरस से रेटे में गलत हो गया ना सर। इसके बीच में ऐसे कोई लिंक होता ही नहीं, लिंक नहीं होता। इसी वजह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स हो गया। तो इसीलिए सर हम लोग इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये परफेक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं सर जी सर। Urethra in male passes through dash and this erectile tissue present on dash
साइड। बिल्कुल। अब इरेक्टाइल वर्ड आ रहा है तो सर ये मेल में इरेक्टाइल ऑर्गन जो है, कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है पेनिस है। तो अपन इस पेनिस का अगर अपन ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो देखिए आप, ट्रांसफर सेक्शन अगर मैं कट करूं तो इसके अंदर ब्लड साइनसेस होते हैं, और इन ब्लड साइनसेस के अंदर ब्लड जब कलेक्ट होता है तब पेनिस की लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये जो ब्लड साइनसेस जो डोर्सल साइड में है और ये वेंट्रल साइड में है, जो डोर्सल साइड में इसको अपन बोलते हैं कार्पोसा कैवर्नोसा जी, कार्पोसा कैवर्नोसा, इससे बोलते हैं कार्पोसा स्पोंजियोसा, ठीक है। ये दोनों, ये नंबर्स में 2 है, ये नंबर में 1 है, और इसी के बीच में हो रहा है यूरिथ्रल मीटस, जहां से यूरिन और स्पर्म दोनों आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके अंदर कि ये वाला जो है वो आपके इस ऑप्शन में कैसे मैच कर रहा है, दे रहा है कैवर्नोसा बता दिया पहले में, तो सर ये तो गलती हो गया, क्योंकि हमें पता है, हमको तो स्पंजियोसम से मतलब है, इससे यूरिथ्रा पास हो रहा है। अब स्पंजियोसम के 2 ऑप्शन है सर जी, एक ये है और एक है, ये भी हट हो गया क्योंकि एडिपोसम कुछ है नहीं, है होता ही नहीं इसमें, आपकी वो चीज ही नहीं होती। अब इसमें सर हमें कंफ्यूजन है मिड वेंट्रल और मिड डोर्सल। अब आप देखो ये डोर्सल तो ऊपर है क्या, ये वेंट्रल नीचे है, तो कौन सा हो गया मिड वेंट्रल, मिड में जा रही है, वेंट्रल साइड जा रही है, बिल्कुल सेंटर कुल मिला के। हां, स्पंजियोसम के मिड में है और वेंट्रल साइड, बिल्कुल सही आंसर सेकंड हो गया, सेकंड हो गया। अच्छा क्वेश्चन था सर जी जी, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। यहां से नेक्स्ट पे चलते हैं सर। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पार्ट्स ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम। सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, तो कुल मिला के कहना चाह रहा है कि जो इंसेमिनेशन प्रोसेस है उसमें मेल द्वारा जो इजैकुलेशन होता है सीमन का, वो फीमेल के किस पार्ट में होता है। तो ऑब्वियसली सर कि ये हमारी देखा जाए इन पार्ट्स में सबसे बाहर की तरफ जो ए वाला पार्ट है ये है वेजाइना, वेजाइना जिसको अपन बर्थ कैनाल बोलते हैं जी, बिल्कुल। तो वेजाइना के अंदर ही इजैकुलेशन। दूसरा ऑप्शन सर्विक्स दिया, लेकिन सर्विक्स बहुत अंदर की ओर है जी। बट यहाँ पे एक दिलचस्प बात है कि एनिमल्स में जब हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो कुछ एनिमल्स में जो गन होती है, एआई गन, उसे सर्विक्स तक एंटर करके वहां पर इंसेमिनेशन हम सर्विक्स में देख सकते हैं। पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इजैकुलेशन नॉर्मल पूछा है, तो आंसर सर क्या हो जाएगा इसका, वेजाइना। फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें आंसर दे रखा है, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Which accessory genital gland in male secrete spermatozoa activating substances, यानी कि शुक्राणुओं को क्रियाशील करने वाले पदार्थ जी। अब देखा जाए तो सर बच्चों के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक तो रिलेटेड हो गई कि कौन क्रियाशील कर रहे हैं, एक्टिव कौन करता है। तो देखो सिट्रेट, इनोसिटॉल, नाम ही दे दिया इनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, फ्रक्टोज और सेवरल प्रोटीन्स, सेवरल प्रोटीन ऑल्सो, जैसे फिब्रिनोजन हुआ, फिब्रिनोलाइसिन हुआ, ये काफी चीजें यहाँ से निकल कर आती है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखो आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे दिया, फ्रक्टोज दे दिया, सेवरल प्रोटीन और स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस। बल्बो यूरिथ्रल तो करेगी नहीं, क्योंकि बल्बो यूरिथ्रल आप जानते हो, बल्बो यूरिथ्रल पेनिस में लोकेटेड होती है, इसका कोई इससे कोई लिंक नहीं होता। दूसरा कॉपर ग्लैंड जो है आपके, वो आपके कहां पर लोकेटेड हुई, ये बल्बो यूरिथ्रल का ही सिनोनिम्स है, यानी इसी का ही सिनोनिम्स दे दिया इन्होंने। ऊपर वाले दोनों तो होंगे, दोनों तो सेम ही हो गए, ये ऑप्शन ही, ठीक है। तीसरा सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल रिलीज करता है, अपन मानते हैं, लेकिन ऐसे सब्सटेंस रिलीज नहीं करता है, जैसे मान लो कि ये सिट्रेट आ गया, ये यहां से नहीं आएगा, ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही आएगा, ठीक है ना। तो अब आप तीसरा देख लो, फोर्थ देख लो आप, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोस्टेट जब ओल्ड एज हो जाती है तो इस प्रोस्टेट के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है इसकी। बेसिकली ये नंबर में तो मेल के अंदर एक ही है, लेकिन इसके लोग 4 to 5 हो सकते हैं, बिल्कुल। तो नंबर में ये मेल में, फीमेल में तो एब्सेंट है। दूसरी बात, ये ओल्ड एज के अंदर यहाँ पर क्योंकि अपने अपना यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट होती है, जस्ट यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग के नीचे, तो वहां पर जो नाइट्रोजन वेस्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ओल्ड एज में इसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसको अपन कहते हैं बिनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट, है ना। और उससे यूरिन फिर अपने को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत दिक्कत आती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ड्रिबलिंग होती है, बिल्कुल सही कहते हैं, यूरिनेट इनकॉन्टिनेंस भी अपन कह सकते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड ओल्ड एज में बहुत ज्यादा होती है, इसमें कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है मेल के अंदर। प्रोस्टेट कैंसर काफी आजकल बिल्कुल स्प्रेड हो रखा है अच्छा खासा, ठीक है। तो इसका आंसर तो इससे रिलेटेड अगर हम देखें सर, स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करने के जो सब्सटेंसेस हैं उनका रिलीज कौन करेगी, एक्सेसरी ग्लैंड, प्रोस्टेट। फिब्रिन इसके अंदर से रिलीज होता है फिब्रिनोलाइसिन, फिब्रिनोलाइसिन। ये फिब्रिनोलाइसिन क्या करता है, जो सेमिनल वेसाइकल है, जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है, सेमिनल वेसाइकल रिलीज करता है फिब्रिनोजन, जो स्पर्म्स को, जो स्पर्मेटोजोआ को इकट्ठा कर देता है ताकि वो फालतू में घूम के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करे। और जैसे ही ये बॉडी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, ये फिब्रिनोलाइसिन आकर क्या करता है, इसको रिलीज कर देता है ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाए, इंसेमिनेट हो और वहां पर वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज करता है। कहीं ना कहीं हम देखें कि
अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के बगल से अगर सीमन गुजर रहा है जी। तो मतलब इंसेमिनेशन होना है, जी। तो इंसेमिनेशन करने के लिए हम स्पर्म्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जी, बिल्कुल। क्योंकि पहले रहेंगे तो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जब Energy तक बॉडी के अंदर है, इस वजह से ये और सब्सटेंसेस ज्यादा अगर एनर्जी वेस्ट कर दी तो वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी सर। ओके सर, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperm बिल्कुल, during coitus. बिल्कुल। For normal fertility, how many sperms be with high motility? Motility का यहाँ बस पर बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिए। मीनिंग हमें देखना होगा सर, यानी कि पुरुष संभोग के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म करता है और बिल्कुल। सामान्य जनन क्षमता के लिए कितनी मोटिलिटी होनी अब चाहिए? इसमें 2% एनसीईआरटी शो करती है, एक तो शो करती है 60%, जी, यानी कि इस जो आपके 200 to 300 मिलियन जो स्पर्म्स आ रहे हैं उनका 60% नॉर्मल होने चाहिए। हाँ बिल्कुल नॉर्मल शेप एंड साइज के Size। होने चाहिए। इस 60% का 40% आपके विग्रस मोटिलिटी वाला होना चाहिए, vigorous motility। यानी 40% तो वेजाइना में, ट्रेक में, यूट्रस में कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये अपना रास्ता भटक जाएंगे, ठीक है ना। 60% जो वो ट्रेवल करते हैं, इसके भी 40% आपकी ये होनी चाहिए। कौन से? जिसके अंदर आप जो बता रहे थे सर, हाई मोटिलिटी वाला। हाई मोटिलिटी मतलब मूवमेंट जी, जो जी। है स्पर्म्स का, जी बिल्कुल, क्योंकि एक वर्ड होता है मोटिलिटी, बिल्कुल वो अलग है, वो तो डेथ रेट हो गई वो, तो ये मोटिलिटी मोटिलिटी वर्ड है ना बच्चों, और मतलब गतिशीलता, हिंदी में तो साफ इसको समझ क्लियर ही आ जाता है। तो 40% 40%, जी बिल्कुल। याद करने वाला सही फैक्चुअल क्वेश्चन है, जी। याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। जी ईच ओवरी को, एक ओवरी जो है, ईच ओवरी इज ए कॉम्पैक्ट ऑर्गन जी जिसके दो पार्ट होते हैं, बच्चों को सभी को पता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स बाहर वाला और मेडुला अंदर वाला। अब ये सर सीक्वेंस ऑफ लेयर पूछ रहा है, आउटर टू इनर। तो ओवरी की स्ट्रक्चर बना लेते हैं ओवरी की स्ट्रक्चर हमें ये यहाँ देखिए पे, आप ओवरी बना दी मैंने। ओवरी की जितने भी अपने विसरल ऑर्गन है सारे एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं। जी। तो एब्डोमिनल कैविटी को कवर करने वाली होती है पेरिटोनियम पेरिटोनियम। होती है। पेरिटोनियम के दो पार्ट होते हैं, पैराइटल और विसरल, विसरल। ठीक है ना। और जो ऑर्गन की तरफ होती है वो विसरल विसरल ही होगी ऑलवेज। तो सबसे पहले था आगे बाहर विसरल पेरिटोनियम, बिल्कुल सर। उसके बाद में एक दूसरी लेयर आती है जिसका नाम होता है आपके जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल जो एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। बिल्कुल सर जी। और उसके नीचे आ जाती है आपके ट्यूनिका, एल्बुजिनिया, और उसके बाद में आ जाता है इसका पार्ट कॉर्टेक्स, और फिर आ जाता है इनर मोस्ट पार्ट जो है बीच वाला, वो है मेडुला। ये इसका सीक्वेंस हो गया आउटर टू इनर। और मेडुला वाले पार्ट में ब्लड वेसल्स, बिल्कुल ये सारी सभी और चीजें जितने भी फॉलिकल बनेगी वो कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स वाले रीजन में बनेगी। तो सर इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें, जिस तरीके का आपने डायग्राम बनाया है, तो शुरुआत विसरल से होनी चाहिए। तो सर पैराइटल वाले ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, और जर्मिनल वाला भी गलत हो गया। बिल्कुल विसरल पेरिटोनियम बिल्कुल सही बात है। सेकंड पर जर्मिनल एपिथेलियम। जी। तो देखिए सर, सेकंड ऑप्शन में इसने ट्यूनिका बता दिया, तो ये भी हमारा हो गया, तो गलत फर्स्ट आंसर हो गया। तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा, जो सीक्वेंस हमने ड्रॉ करी है उसके रिगार्डिंग फर्स्ट आंसर हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं सर। In Graafian follicle, the fluid filled in the cavity. अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो कैविटी है वो बच्चे आंसर यहाँ पे एंट्रम लगा देंगे, ना ना ना, क्योंकि कैविटी नहीं पूछी सर, इसलिए जी, क्या जी। पूछा है, कैविटी में Fluid भरा filled हुआ हो रहा है। तरल कौन सा है। बिल्कुल ऐसे इस तरह से होती है, अपन बनाएंगे जब ये हाँ। सेकेंडरी उस साइड की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर ये कैविटी बनती है सेल्स। काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर जो बीच में जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर जो फ्लूइड होता है जो इनको न्यूट्रिशन देता है, जो सेकेंडरी उस साइड डेवलप हो रही है, उनकी सेल्स को सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा है। इसको अपन एक स्पेशल नाम देते हैं लिक्विड फॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है लिक्विड फॉलिक्यूल। ये आपको रट के रखना है बिल्कुल, और ध्यान रखना ये टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टर है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये तो डायरेक्ट देखो आप लिखा भी है इसमें ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन तो जो अपन ओवरी में स्टेजेस की बात करें तो पहले बनती है प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल बनते ही आपके लिक्विड फॉलिकल बन जाएगा, और ग्राफियन फॉलिकल में फुल मैच्योर हो और इसके अंदर एस्ट्रोजन जो है वो भी हमारा बिल्कुल रिलीज होता है, और स्टोर भी रहता है एस्ट्रोजन। तभी जब ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट होती है सर, ओवम रिलीज होता है, तो लिक्विड फॉलिकल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो बाहर आने के बाद जो सर्ज है, जो बेसिकली जिसे हम लोग हीट भी कहते हैं, तो वो भी जो सिम्टम्स डेवलप बिल्कुल होता है, और बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और ओवुलेशन को प्रमोट करता है। ओवुलेशन को बिल्कुल। तो ध्यान बात सर इसमें केवल इतनी सी रखने की थी कि फॉलिकल का जो नाम है वो बच्चे गलत ना करते हैं, क्योंकि उसमें फ्लूइड पूछा है। तो आंसर हो गया हमारा लिक्विड फॉलिक्यूल। नेक्स्ट में चलते हैं सर। अच्छा क्वेश्चन ये भी बच्चों आपके लिए। अब सर ये पाथ बताना है मैच्योर स्पर्म का। अब बच्चों गेम सारा की सारा कहाँ घूम गया, यहाँ पर मैच्योर स्पर्म पूछा है, क्योंकि सर इसमें दो आंसर सही है, पर मैच्योर स्पर्म का पाथ हमें ध्यान में रखना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास्ट एफरंस, एजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। बात तो सही है, हाँ, लेकिन मैच्योर स्पर्म में बात नहीं करते, क्योंकि
मैच्योरेशन अब एपिडिडाइमिस। देखो इसमें बिल्कुल सही बात है, फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है स्पर्म का, वो होता है एपिडिडाइमिस में। तो आपको क्वेश्चन को, आंसर को, ऑप्शन को एपिडिडाइमिस से स्टार्ट करना है। हाँ। क्योंकि आपको देखो ये सर ने जो इसको हाईलाइट किया ना, मैच्योर स्पर्म, यानी कि ये फंक्शनल मैच्योरेशन की बात कर रहे हैं सर आपसे। ये फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ पर होता है? फंक्शनल मैच्योरेशन होता है आपके एपिडिडाइमिस के अंदर, ध्यान रखिएगा। मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस में होता है। तो एपिडिडाइमिस से आगे का रूट आप डिसाइड कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब देख लो इसमें कहीं एपिडिडाइमिस सेकंड से हो रहा है, इससे आगे की पूरी कहानी ये वहां से सही आंसर। बिल्कुल एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। बिल्कुल सही बात है। पहला ऑप्शन भी गलत नहीं था, बट हाँ। ये स्पर्म का पूछता तो सब सही हो जाता। अपन स्पर्मेटोजोवा है, स्पर्म का पाथवे क्या है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलेगा, तो आंसर फंस जाता है। अदरवाइज ने मैच्योर लिखा था, आंसर चेंज हो गया इसका। तो सही आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। सेकंड ऑप्शन। अब स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड डिपेंड अपॉन एज एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ फीमेल। ईच मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ डैश लोब्यूल व्हिच इज डैश टाइप। बिल्कुल, इसमें एपिथेलियल टिश्यू को भी पूछ लिया है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पूछने में, मेमरी ग्लैंड को, दोनों बातें पूछी। पहला आपको इसके अंदर पूछ रहा है कि जो लोब्यूल है उसके नंबर कितने होते हैं। तो पहली बात तो ये अपन को दे, तो लोब्यूल के नंबर हमें पता है 15 to 25 होते हैं। जो एनसीईआरटी में डाटा है आपको वही लर्न रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन ऐसे दिए हैं 15 से 25, 15 to 20, तो यहीं से आंसर आ जाता है। लेकिन थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं देकर आगे वाला, केवल आगे वाला दे दे कि इसके अंदर किसका मॉडिफिकेशन हुआ है, आपको ये पूछ ले, तो आपको बताना हमेशा कंपाउंड ट्यूबुलर। ये तो टाइप ऑफ ग्लैंड हो गया। और मॉडिफिकेशन देखें अगर हम लोग तो स्वेट ग्लैंड का, क्योंकि लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड मॉडिफिकेशन है, लार्जेस्ट अपने स्वेट ग्लैंड है अपनी बॉडी की, मेमरी ग्लैंड जो है, जिसको अपन कहते हैं ना आगे वाला जो पार्ट होता है निप्पल के पास, जिसको कहते हैं एरियोला मेमी, लार्जेस्ट स्वेट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। जी सर। तो इसमें ध्यान रखिए कि आप तीनों इंफॉर्मेशन दिए, देखो नंबर्स भी दिए, उसके बाद में कंपाउंड ट्यूबुलो ओल्यूलर, यानी सीक्रेशन का जो टाइप है वो थोड़ा सा मैं डायग्राम से बता दूं आपको। इसमें ट्यूब भी होती है, ठीक है ना, ट्यूब के साथ में ट्यूब की ब्रांच भी होती है, और ब्रांच के साथ पीछे एल्वियोलाई भी बनी होती है। तो दोनों होने की वजह से ये कंपाउंड ट्यूबुलो। तो सर सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। The process of release of sperms from seminiferous tubule। बिल्कुल, seminiferous tubule से आपको स्पर्म को रिलीज कराना है। स्पर्मिएशन। बिल्कुल, सिंगल शॉर्ट आंसर इसका स्पर्मिएशन। स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। और मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में रिलीज करना वो इंसेमिनेशन। तो स्पर्मिएशन इसका हो गया सेकंड आंसर। और अगर सिंपल इजैकुलेशन हो रहा है तो फिर वर्ड आ जाएगा इजैकुलेशन। ये वर्ड बहुत कंफ्यूजन है। स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन तो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो गया, और इजैकुलेशन मतलब मेल बॉडी से बाहर आना, नॉट इन फीमेल बॉडी, और स्पर्मिएशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना है ना सर। तो सेकंड आंसर हो गया। बिल्कुल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मुक्त हो गया। अब सर हमें मिसमैच पेयर देखना है ह्यूमन मेल के अंदर। सर्टोली का पूछा है। हाँ, मेल सर्टोली सेल, बिल्कुल नर्स सेल होती है, बिल्कुल सही होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को बेसिकली। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, बिल्कुल सही बात है। वास डेफरेंस में सर ये देखिए सेमाइनल प्लाज्मा की रिच की बात कर रहा है, बल्कि सेमाइनल प्लाज्मा तो सेमिनल वेसिकल रिलीज करेगा। तो वासा डिफरेंस ऐसा कोई रिलीज, वासा डिफरेंस में स्टीरियोसीलिया होता है, अपन को पता है क्लासिकल कैरेक्टर है। हाँ। लेकिन ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं कि वहां पर ग्लैंड सीक्रेट करे ये सारी चीजें, तो ये काम तो सेमिनल वेसिकल का है, ये गलत है, गलत हो गया जी। क्योंकि इसी का जो लार्ज पार्ट लास्ट में जाके एम्पूला होता है, वहां पे फिर ये सेमाइनल वेसिकल जी। तो सर हमारा गलत मिसमैच पूछा था, तो यही गलत है, क्योंकि यूरेथ्रा को मेल में यूरिनल जेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं, यूरिन भी आता है और स्पर्म भी आता है, कोई दिक्कत ही नहीं। गलत ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो गया इसका थर्ड ऑप्शन। If for some reason vasa efferentia and human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported। यानी सिंपल सा पूछ रहा है कि वासा एफरेंशिया कहां से ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि अगर वासा एफरेंशिया को ब्लॉक कर देंगे तो क्या नहीं होगा, जैसा आपने डायग्राम बनाया था, पहले भी बनाया अपने, रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस, ये आगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये आगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये ट्यूब्यूल निकल कर यहां पर बना देती है आपके क्या रेटिटेस्टिस, और यहां होती है एपिडिडाइमिस। अब यहां से जो स्पर्म इधर आएगा, इसको आपने क्या कर दिया, यहां पर ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया इस जगह से, ये ब्लॉक कर दिया, तो इसको रेटिटेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं आएगा। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में, बिल्कुल टेस्टिस से नहीं है, ये टेस्टिस से बाहर ही है एपिडिडाइमिस, नो डाउट। तो फिर सर टेस्टिस वेजाइना का तो काम ही नहीं है, तो गलत। ये तो ओवरी एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस भी नहीं होगा, ये तो इधर हो गया, ओवरी का भी कोई काम नहीं है, क्या आंसर आ गया सर, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, क्योंकि इसे ब्लॉक कर देंगे तो फिर टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में स्पर्म नहीं करेगा। सही आंसर थर्ड।
Which of the following is not a male accessory gland? मेल की बात कर मेल की accessory gland की बात कर रहे हैं सर। सेमिनल वेसिकल बिल्कुल, सेमिनल वेसिकल होता है, वन पेयर होता है, राइट और लेफ्ट दोनों बिल्कुल। प्रोस्टेट भी ओनली मेल में होती है, बिल्कुल सही बात है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये अपने यूरेथ्रा के अंदर होती है, यूरेथ्रा के अंदर होती है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर होती है। और बार्टोलिन फीमेल में होती है। तो ये तीनों वाली, ये मेल की है जी, ये मेल की है, ये मेल की है, पर ये फीमेल जो वेजाइना के जस्ट बाहर सिचुएटेड होती है। इसी वजह से इसका आंसर सर क्या चला गया? 4 हो गया, 4 चला गया, क्योंकि नॉट पूछा। बिल्कुल। इन मेल मैमल एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम शेयर। अच्छा, दोनों का पूछ रहा है, यानी कि जो ऐसा पार्ट मेल की बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी शेयर किया जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी शेयर। जैसा अभी अपन ने कहा था कि जो मेल है, मेल के अंदर यूरिथ्रा ऐसा होता है जैसे स्पर्म और यूरिन दोनों आते हैं। हाँ। बाकी सब में तो सेपरेट रहता है। टेस्टिस में तो आपने स्पर्म बनेंगे, प्रोस्टेट अपने आप में अलग है, सीक्रेशन करेगी, वासा डिफरेंस, ट्रांसपोर्टर डक्ट है, सेमिनल वेसिकल एक्सेसरी डक्ट है। तो कुल मिला के एबीसीडी तो रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिल्कुल। बट यूरेथ्रा एक ऐसा पार्ट है जो स्पर्म भी ले आता है और यूरिन भी ले आता है, तो ये शेयर करता है दोनों को। तो आंसर इसका ई हो जाएगा, लास्ट वाला। जी सर, बच्चे इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जी। अब इम्प्रॉपरली पेयर्ड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपरली पेयर्ड? अब जो सर इम्प्रॉपरली पेयर्ड है उन्हें हम लोगों को देखना है। वास डेफरेंस ओविडक्ट, एक मेल का इधर फीमेल का डक्ट हो गया, दोनों सही बात है। स्ट्रोटम लेबिया मेंसुरा, बिल्कुल सही है। होमोलोगस ऑर्गन के टाइप में, होमोलोगस के टाइप सर जी। ग्लांस पेनिस क्लाइटोरिस, बिल्कुल। बट टेस्टोस्टेरोन आना चाहिए था एस्ट्रोजन, पर क्या आ गया? ये गलत हो गया, क्योंकि मेल का जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है एंड्रोजन के अंदर, और फीमेल में कैरेक्टर वो करेगा एस्ट्रोजन, इसमें फीमेल में करेगा, क्योंकि एफएसएस तो मेल में भी रिलीज होगा, फीमेल में भी रिलीज होगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया सर? 4, जो मिसमैच है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। अपन बात कर चुके हैं, बिल्कुल स्पर्म फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होता है जी। लीडिंग सेल scattered outside the seminiferous tubule, यहां तक ये बात सही है। Provide nourishment to the nourishment नहीं देती, वो एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। हाँ, एंड्रोजन को रिलीज करती है। अगर इस तरीके से सेक्शन देखें तो सर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, और ये बाहर का जो पार्ट है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और यहाँ पे हमारी लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंट होती है, बिल्कुल। अब स्पर्म तो अंदर बन रहे हैं, तो न्यूट्रिशन का बाहर से क्या होता है सर? मतलब सर्टोली काम करेगी। बिल्कुल, सर्टोली का काम है न्यूट्रिशन देना। तो ये हो गया सर हमारा, आपके सेकंड आंसर हो गया, गलत है, बिल्कुल गलत है ना। और सिंगल शॉट है तो फर्स्ट ही होगा। अगर ये देखें हम लोग, मोस्ट मैमल स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स प्रॉपर्ली ओनली व्हेन द टेस्टिस आर कूलर देन द नॉर्मल। अभी हम बिल्कुल अभी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस अपन ने लो कर रहे थे टेंपरेचर, नॉर्मल टेंपरेचर पे बनेगा। ये बात होगी सर। स्पर्म व्हाइल पासिंग थ्रू द एपिडिडाइमिस अटेन मोटिलिटी, जिसके ऊपर आपने जो आंसर एपिडिडाइमिस वाला सेलेक्ट किया था वो इसी बेस पर था कि फंक्शनल मैच्योरेशन का होता है एपिडिडाइमिस में होता है। सही आंसर हो गया हमारा सेकंड पे, बिल्कुल सेकंड हो गया, करेक्ट है। अब which of the following marking represent unpaired structure? ध्यान रखिएगा, अनपेयर्ड पूछ रहा है ये। पहले अब आप डायग्राम पहचान लीजिए किसका, ये मेल रिप्रोडक्टिव का है, बिल्कुल है ना। तो अब आप अनपेयर्ड कौन कौन से होती है देखिए। पहला जो दे रहा है ये ए पे, ये ए दे रहा है यूरिथ्रा, ये अनपेयर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल। बी जो रहा है प्रोस्टेट, ये भी आपके अनपेयर्ड है, दूसरा। और सी जो है वो आपके दे दिया यहाँ पर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो पेयर्ड होती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या है? पेयर्ड है, बिल्कुल ये पेयर्ड है, ये हट गया। और एफ जो दिया आपने वो दिया आपके वासा डिफरेंस, इधर ये भी पेयर्ड है, एक राइट में होती है एक लेफ्ट में होती है। और डी दिया आपका टेस्टिस, ये भी पेयर्ड होते हैं, सीधी बात है। और ई दिया आपने सेमिनल वेसिकल, ये भी पेयर्ड होता है। तो आप देख लीजिए ए और बी यानी यूरिथ्रा और प्रोस्टेट जो है वो आपके कौन से हो जाएंगे? अनपेयर्ड हो जाएंगे। आंसर फर्स्ट हो गया जी सर, फर्स्ट। अब डिस्क्राइब करना है सर हमें एक्यूरेट और डिटेल रूट किसके पैसेज के लिए? मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क के पैसेज के लिए, एल्वियोलाई से आउटसाइड। बिल्कुल, ये जैसे मैंने एल्वियोलाई बना दी, इससे कैसे लेके आऊं बाहर में, ठीक है। सबसे पहले एल्वियोलाई के अंदर सेल्स होती है, उसके अंदर ये सिंथेसिस होता है आपके क्या? मिल्क। तो सबसे पहले आप एल्वियोलाई सेलेक्ट कर लीजिए। सर एल्वियोलाई हमारा थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो हो गया। हाँ बिल्कुल उड़ गया, ठीक है। अब एल्वियोलाई से ये आता है स्मॉल आपके क्या नाम के ट्यूब्यूल्स में, जिसको अपन बोलते हैं मेमेलरी ट्यूब्यूल। मेमेलरी ट्यूब्यूल, बिल्कुल पहले आएगा ट्यूब्यूल्स में, ध्यान रखिएगा। ट्यूब्यूल के बाद में आएगा वो ट्यूब्यूल खूब सारी मिल जाएगी तो बन जाती है डक्ट, जिसको अपन कहेंगे मेमोरी डक्ट। उसके बाद में आएगा मेमोरी डक्ट के अंदर, और मेमोरी डक्ट के बाद में आता है लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। और लेक्टिफेरस के बाद में आ जाता है अपने किसमें? बाहर निपल से, बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये इसका रूट है पूरा का पूरा।
तो सर इसमें सही आंसर अगर हम लोग देखें जी तो एल्वियोलाई, मेमुलर ट्यूब्यूल, मेमुलर डक्ट, लेक्टिफेरस और निपल। ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर। Testes in the male reproductive system are surrounded by 3 covers. अभी जैसा आपने बताया था सर, which of the following layer is the outermost cover of the testis? बिल्कुल, देखो ये टेस्टिस जैसे अपन ने बनाया था, इसके 2 पार्ट किए थे अपन ने, एक डोर्सल किया था, एक वेंट्रल किया था, एक डोर्सल किया था। तो इसकी कवरिंग कितनी है देखो आप, एक होती है बाहर जिसको अपन डबल लेयर कहते हैं, ये होता है ट्यूनिका वेजिनलिस जो पैराइटल और विसरल दोनों से मिलकर बनी है। इसके नीचे जो आती है उससे अपन कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा। सबसे आउटर मोस्ट कौन सी, ट्यूनिका वेजिनलिस जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, ठीक है। फिर एल्बुजिनिया और आपने वास्कुलोसा, तो बन गया सर ये बिल्कुल वाव। तो ये आपके वेजिनलिस कहाँ रहेगी, ये रहेगी आपकी, क्योंकि इसने सबसे बाहरी पूछा इसलिए वेजिनलिस आंसर पूछा। अब गिवन फिगर डायग्राम शो कर रहा है सर सेक्शनल व्यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विद फ्यू स्ट्रक्चर मार्क किए हुए हैं A B C D। अब हमें देखना है लेबलिंग, बेसिकली लेबलिंग करवा रहा है सारी की सारी, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से अगर सर हम फैलोपियन ट्यूब की लेबलिंग करें तो भी हो जाएगा, आपके कोई दिक्कत ही नहीं। देखो एफ वाला पार्ट बाहर सबसे यूट्रस सबसे इजी होता है, बाहर पेरीमेट्रियम, हां मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, 3 तो लेयर ही हो गई आपके, ये है ना सर। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये आपके एंडोमेट्रियम हो गई। पर इधर अपन बात करें तो ये फिम्बरी लिख दिया, ये इनफंडिबुलम हो गया, ये आपके हो गया एम्पुला, ये हो गया आपके स्टेमस। तो बिल्कुल बहुत इजी सी बात है। तो अगर हम देखें इसका, अगर हम देखें सर इसको, तो ए कौन सा हो गया हमारा, एंडोमेट्रियम। तो ए से ये तो गलत हो गया, पेरीमेट्रियम है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिंगल सी बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीएमटीएस के अंदर जी। ए एंडोमेट्रियम, बी जो है मायोमेट्रियम जी, सी पेरीमेट्रियम, डी स्टेमस बिल्कुल, ई एम्पुला और एफ इनफंडिबुलम। परफेक्ट। तो थर्ड इज एनसीईआरटी का डायग्राम था, बिल्कुल बहुत आसान। तो बच्चों नेक्स्ट है सर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स अकर इन। देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। एक तो होता है फंक्शनल मैच्योरेशन, जो अपन ने बात की थी कि फंक्शनल मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, तो फंक्शनल मैच्योरेशन जो होता है वो अपने अंदर होता है एपिडिडाइमिस। और दूसरा जैसे स्पर्म वेजाइनल ट्रैक्ट में जाता है, वेजाइना यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेजाइना से लेकर सर्विक्स से लेकर फेलोपियन ट्यूब तक, वहां तक ही कैपेसिटेंस गेन करता है। कैपेसिटेंस मतलब टू गेन द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, ओवम को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी डेवलप है वही है आपके क्या कैपेसिटेंस। और ऐसा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो आप देखिए रेटेड टेस्टिस में तो होना नहीं है, तो मेल का पार्ट आ गया, वासा डिफरेंस मेल का पार्ट आ गया, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, ओविडक्ट तो बहुत दूर हो गई, उससे पहले वेजाइना मेन साइट होती है जहां पर अपने क्या नाम की ये स्पर्म जो है वो कैपेसिटेंस गेन करता है ना, ठीक है। तो आंसर इसका सर थर्ड लीजिए आप, बिल्कुल परफेक्ट है सर, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा जी। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। द स्ट्रक्चर व्हिच अटैचेस टू ओवरी विद द डोर्सल वॉल, यानी कि ओवरी डोर्सल वॉल से किस स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच रहती है। जी जी बिल्कुल, जैसे ये ओवरी है बना रहा हूं मैं, बिल्कुल ओवरी है, इस ओवरी के बाहर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है और ये इसको डोर्सल वॉल से अटैच करके रखती है ऊपर। इसको अपन बोलते हैं मीजो ओवेरियम है ना। अगर यहाँ टेस्टिस होता मेल के तो इसको बोलते थे मीजो ऑर्कियम। ऑर्किड का मतलब टेस्टिस हो गया, मीजो ओवेरियम यानी मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका, ठीक है ना। और ये मीजोडर्मल है, इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू है ये। तो इसके लिए आप देख लीजिए वॉल्फेन बॉडी से कोई लेना देना, मीजो ओवेरियम बिल्कुल सही बात है। ये टेस्टिस में हो जाता है, ये टेस्टिस में मीजो ऑर्कियम। तो आंसर आप ले लीजिए कौन सा, सेकंड, इसका परफेक्ट आंसर है सेकंड आंसर जी हो जाएगा जी सेकंड आंसर। अब कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमें यहाँ पर क्या करना है सर, लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करना है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो लाइफ स्पैन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम सर देखें किसका, एलिफेंट का देखिए, पैरोट का देख रहे हैं। पैरोट का तो 100 से 140 के आसपास ईयर का होता है, बहुत लंबा लाइफ स्पैन है इसका, यानी इतने साल जिंदा रहता है आपका ये पैरोट। तो 100 साल तो अपन भी जी सकते हैं जी सर, लेकिन ये 140 तक पहुंच गया, तो लगता छोटा सा है, लगता है छोटा, लेकिन जिंदगी काफी लंबी है इसकी। एलिफेंट की बात करें जो बहुत बड़ा दिखता है, हाँ, उसका अपन देखो तो आप 60 to 90 इयर्स के आसपास होता है करीब, 60 to 90 इयर्स तक हाथी जिंदा रह सकता है भाई। तो कहने का मतलब छोटा आदमी ज्यादा जिंदा रह रहा है और जो बड़ा है वो जो कम, इससे कंपैरेटिवली कम है। फिर सर काऊ की बात करें अगर हम लोग, तो गाय का तो 18-20 साल के आसपास होता है करीब, 18-20 साल के आसपास होता है गाय का, 18 से 20 साल, हाँ 20-22 साल बिल्कुल अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है।
फिर आप ले लीजिए सबसे जो कम है लाइफ स्पैन डेज में जो है, डेज में वो हमारा फ्रूट फ्लाई फ्लाई तो आपकी इतनी रहती है करीबन, ये मान के चलो 60 to 90 हाँ एवरेज दे ले तो 17 से बिल्कुल 60 to 90 days डेज ओनली, नॉट इयर्स, डेज ओनली डेज। देख लो आप इसको क्या पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब पहले सबसे ज्यादा लो आप, जब से ज्यादा, फिर तो सबसे ज्यादा पैरट, पैरट आ गया बिल्कुल, पैरट के बाद में आप ले लो एलिफेंट जी, और एलिफेंट के बाद काऊ सर, काऊ के बाद में आपके फ्रूट फ्लाई हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया। ये आंसर हो गया इसका, देख लो निकालना। सी पर पैरट है तो सी, हाँ, ए पर एलिफेंट है तो ए, डी पर काऊ है और बी पर हमारी फ्रूट फ्लाई है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो गया। ये देख लीजिए आप, ये इंफॉर्मेशन आप नोट करते जाइए, क्योंकि दोनों तो इसलिए गलत हो गए, ए से स्टार्ट हो रहे हैं और सी ए तो सही है, पर अगर बी और डी को देखें तो ये अपोजिट दे रखा है। जी सर, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अब कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ये कुछ दे रखे हैं सर। पार्टिसिपेशन बेसिकली क्या है, इवेंट्स जो इन्वॉल्व नहीं है प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये कुछ हमें इवेंट्स दे रखे हैं पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ टू अपोजिट सेक्स ऑर्गन्स, बिल्कुल सही बात है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना होता है। प्रोडक्शन ऑफ क्लोन, ये सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर हो गया, क्योंकि माइटोसिस होता है तो सेल एग्जैक्ट कॉपी जो बनती है उसे हम लोग क्लोन कहते हैं, बिल्कुल। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता, और ब्लास्टोस का फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर पर भी होता है जी। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि कौन से इवेंट है जो इन्वॉल्व होते हैं, हाँ, जो ए बी डी, हाँ, तो इसमें ए और बी इन्वॉल्व हो रहा है, ए और बी इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहे दोनों, हाँ, क्योंकि इसने सर क्या बता दिया, ब्लास्टोस एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट बता दिया। रिप्रोडक्टिव ब्लास्टो नहीं होता है, ब्लास्टो नहीं होता। तो ए और फीमेल का वुमन के अंदर बात करते हैं ऊजोइड्स होता है, बेसिकली ऊजोइड को अपन कंसीडर करते हैं। तो सर सही, ब्लास्टोस बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए सर हमारा सही आंसर जो हो फर्स्ट और सेकंड दो ही है जो वुमन के रेस्पेक्ट में सही जा रहे हैं, ए और बी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई मीन सेक्सुअल, बिल्कुल सर। तो ये सेकंड आंसर है इसका जी। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हमें सिलेक्ट करना है व्हिच डज नॉट प्ले एसेंशियल रोल इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो मेल में पूछ रहा है, मेल में पूछ रहा है ऐसा पार्ट जो एसेंशियल रोल प्ले नहीं करता। अगर हम सर एपिडिडाइमिस को देखें तो मैच्योरेशन, फंक्शनल मैच्योरेशन हो रहा है। स्क्रॉटम को देखें, बिल्कुल टेंपरेचर मेंटेन का काम कर रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड को देखें, फ्लूइड सीक्रेट करेगा, बिल्कुल। और फॉर स्किन का कोई रोल नहीं है। फॉर स्किन को तो बेसिकली जो मुस्लिम कंट्रीज कम्युनिटी के लोग हैं उनमें सर्कमसिशन करके इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन को ज्यादा करती है ग्लास पैलेस का, इसलिए हटा दिया जाता है और इसलिए इसका कोई एसेंशियल, इससे कोई रोल भी नहीं है, तो वेस्टिजियल की तरह एक तरह। तो सही आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन जी। अब कंसीडर अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये बोल रहा है कि सर कौन सा मतलब फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं है, बिल्कुल। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। मॉन्स बिब्यूस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, आउटर लेब, बिल्कुल। लेबिया माइनोरा भी होता है, हाइमेन भी होती है, क्लाइटोरस भी होता है। प्यूबिक हेयर्स नहीं होते सब, प्यूबिक हेयर, क्योंकि ये तो हेयर है, कहीं भी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि ऐसे तो प्यूबिक हेयर मेल्स में भी होते हैं, फीमेल का अगर हम पार्ट थोड़ी कंसीडर कर, किसी एक पे आप फोकस नहीं कर सकते, ये इसलिए क्या आंसर चला गया, ओनली एफ चलना चाहिए। सेलेक्ट अ प्रोसेस व्हिच इज जनरली नॉट कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन में कंसीडर नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए सर, तो सर अगर हम लोग देखें स्पर्मेटेलियसिस, बिल्कुल, जो बेसिकली शेप जो चेंज होती है, जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है वो स्पर्मेटेलियोसिस होता है, स्पर्मायोजेनेसिस भी होता है, दोनों बातें जी। मैच्योरेशन डिवीजन, बिल्कुल, और स्पर्मेशन, स्पर्मेशन तो वो रिलीज होना हो गया, उसका फॉर्मेशन से कोई लेना देना, फॉर्मेशन से कोई लेना, तो अपने कहा था कि टेस्टिस से जब निकलता है सेमिनिफेरस टिब्यूल से, इसी को हम स्पर्मेशन कहते हैं। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, ये भी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। मैच्योरेशन डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मियोसिस जो होता है, बिल्कुल। ये सारी एक स्पर्म फॉर्मेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल। ये तो ये पूछ रहा है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये नहीं, लेकिन स्पर्मेशन तो एक रिलीज हो गया, बन गया, उसका क्या मतलब, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अब सर ये पूछा है हमसे इसने कि रेफर करना है, मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम दे रखा है, एबीसीडी बात कर रखी है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर क्लस्टर ऑफ मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स, एल्वियोलाइन होते हैं, एल्वियोलाइन होते हैं, और तो सारे डक्ट है। ये देख लो, मेन ये देख लो, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है।
ए हमें देखना है। तो अगर सर हम इसको देखें तो ए क्या हो गई, एल्वियोलाई, ये मेमोरी ट्यूब्यूल हो गई, ये मेमोरी डक्ट हो गई, ट्यूब्यूल हो गई, इलेक्ट्रीवेरस डक्ट हो गई, ये निपल हो गया, ये आ गया सर, ये अपने रूट पढ़ा था वही है, वही वाला रूट हो गया। तो कुल मिलाकर के ये वाले जो पार्ट है जी जी ये हमारा वो मिल्क सिंथेसिस करेंगे, ये एल्वियोलाई है, क्लस्टर बनाते हैं। तो आंसर फर्स्ट ये हो गया। हिस्टेक्टोमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ, बिल्कुल हिस्टेक्टोमी का मतलब ही अपन को पता है यूट्रस होता है, यूट्रस को जब अपन मान लो किसी कैंसर हो गया, कोई अदर डिजीज तो बॉडी से निकाल कर अपन रिमूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस का और भी नाम है वोम्ब, जी कॉमनली अपन बोलते हैं क्या नाम, यूट्रस तो कॉमन बोल दिया अपन ने, है ना, कॉमन वर्ड एक यूट्रस और एक हिस्ट्रा, और एक तीसरा एक और वर्ड होता है जो आपकी बुक में मिलेगा, वोम्ब ना, इसको बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। तो सर आंसर सेकंड जी सर, सेकंड ऑप्शन। तो ये हो गया सर हमारा आंसर, बिल्कुल यूट्रस फाइनल आंसर। हाँ, और इसी के साथ आज का जो हमारा गुरुनीति था जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे हमने ये देखा कि पैरेट से रिलेटेड भी हम लोगों ने बात करी, यानी कि लाइफ स्पेन से एनसीईआरटी को पूरा हम लोगों ने कवर किया, सभी तरीके के क्वेश्चंस जो थे। अब नेक्स्ट जो इसकी सीरीज आएगी सर, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बच्चों बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी की। अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट किया था, अब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे। तो अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।